और श्री बनमाली बिस्वाल जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। इसके पहले कि सब चीजें व्यवस्थित हो, मैं आपका एक परिचय। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री बनमाली बिस्वाल जी, जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया के प्रख्यात कवि और कथाकार हैं। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में वरिष्ठ प्राध्यापक और डीन हैं। एक विपुल लेखक होने के नाते आपकी 100 पुस्तकें, 180 शोध पत्र और 70 पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। साथ ही आपने 10 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के 100 अंकों का संपादन भी किया है। आपने 25 पुस्तकों की प्रस्तावनाएं लिखी हैं, 20 प्रतिष्ठित लेखकों के साक्षात्कार लिए हैं और 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आपकी रचनाओं पर एमफिल के शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए आपको प्रतिष्ठित साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों से लगभग 20 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि एक साथी ने बताया कि श्री मिश्र यहां कभी भी पहुंच सकते हैं, और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री विजयरन सिंह जी से मैं अनुमति चाहूंगा और उनके आदेश के अनुसार ही क्या हम सत्र की शुरुआत कर सकते हैं या प्रतीक्षा करें। कहानी में यही अब मैं श्री बनमाली बिस्वाल जी से आग्रह करूंगा कि अपनी कहानी सुने। वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को नमस्कार। अभिव्यक्ति के इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में उन्मेष में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एशिया का इस बृहत्तम साहित्य उत्सव में साहित्य अकादमी द्वारा इसे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवर्तनशील विचार एवं ध्वनियाँ इस शीर्षक का इस कथावाचन सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान विजयानंद सिंह जी, सह प्रस्तुता नवनीत मिश्र जी, मियोग रंजन पात्र जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी वृंद। कादम्बरी पंचतंत्र कथा सरित सागर की संस्कृत कथा परंपरा में पनपती संस्कृत कथा आज सामाजिक समस्याओं को अपना विषय बना रही है। उसी क्रम में मेरी यह संस्कृत कहानी अपूर्व पारिश्रमिक अनोखी मजदूरी, चूँकि मैं संस्कृत की कहानी को हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कहानी के बारे में अधिक न बताते हुए ये कहानी बाल श्रमिक समस्याओं पर आधारित है, चाइल्ड लेबर। कहानी का शीर्षक अपूर्व पारिश्रमिक। भीड़भाड़ मोहल्ले के किसी एक छोटे से कक्ष में केबल वितरकों का अनोखा जमावड़ा था। उनके पास जाकर अत्यंत विनीत और कातर स्वर में पपुना ने पूछा, जैसा कि वह अक्सर सड़कों, गलियों और कुचों में घूमता फिरता आम लोगों से पूछा करता था, पालिश साहब, जूता पालिश। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, हम सभी के जूते तो मैले हैं, कुछ ऐसा पालिश करो ताकि ये शीशे के सरीखे चमक उठे और इनमें चेहरा भी साफ साफ दिखाई दे। ताश के पत्तों से जुए के खेल में मस्त उन नवजुवकों में से किसी ने लालच दिखाकर पपुना को अंदर बुलाया। ठीक है साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आपने बताया, लेकिन साहब हर जोड़े जूते के लिए 10-10 रुपये लगेंगे। साहब थोड़ा अधिक मेहनत का काम है ना, इसलिए पपुना ने आग्रहपूर्वक निवेदन किया। ठीक है, पहले काम तो करो, हमने तुमसे मूल्य के बारे में पूछा तो नहीं। उनके बातचीत करने की शैली से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके लिए पैसा ही की कोई अहमियत नहीं है, अत्यंत तुच्छ है। अरे आज तो धन्य है भाग्य मेरे, लगता है ये सब हमारी मजदूरी को कटौती नहीं करेंगे। पपुना मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था। हालांकि पहले भी वह सभी से 10-10 रुपये पारिश्रमिक लेने की बात किया करता था, लेकिन कोई भी
उसे उतना पारिश्रमिक देता न था। आमतौर पर जूते पॉलिश होने के बाद कोई 5 रुपये ही दे देता था, तो कोई आगे बढ़ने से पहले उस पर 2 या 1 रुपया फेंक कर चला जाता था। पारिश्रमिक अदा करने की उनके अंदाजे भी बड़े निराले होते थे। मजदूरी के उन पैसों को उसके ऊपर कुछ ऐसी हिकारत से फेंकते थे कि मानो इसे भीख ही दे रहे हैं। बेचारा पपुना उनका कर ही क्या सकता था। वे धनी मानी जो ठहरे, और वह तो मात्र किशोर ही नहीं बल्कि गरीब भी है। पर यहाँ की स्थिति तो सर्वथा अलग है। वातानुकूलित इस कक्ष में बैठे सभी लोग न केवल हटे कट्टे हैं किंतु जुबा भी हैं। ये सभी उसकी अपेक्षा ताकतवर भी हैं। यदि अनवधानता में कुछ बोल गया तो खैर नहीं, लात जूते और घूसे मुक्कों का मिलना तो तय था। इसलिए चुप रहना ही उसके हित में था। इसी सोच के साथ खुशी खुशी पपुना जूता पॉलिश करने में जुट गया। पॉलिश करते समय वो मन ही मन भावनाओं की ताने बाने बुनने में भी लग गया। आज सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 3 लोगों ने ही जूता पॉलिश करवाया। बदकिस्मती से वे सभी अत्यंत कंजूस निकले। 2 ने 2-2 रुपये और एक ने तो सिर्फ 1 ही रुपया दिया। सब जोड़कर उसके पास अब 5 ही रुपये हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में भला इतने से क्या होने वाला है। एक छोटी सी पाव रोटी भी तो नहीं आ सकती। लेकिन चलो, अब तो आराम से 40 रुपये मिल ही जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 45 रुपये हुए। सबसे पहले तो पास के पंजाबी ढाबे में जाकर 15 रुपये का चावल और दाल लेकर भरपेट खाऊंगा। फिर बचे हुए पैसों से अपनी छोटी बहन मुन्नी के लिए 2 केले ले लूँगा। आज वह पड़ोस के लड़के को केला खाते समय बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर देख रही थी। चलते समय उसने मुझे सहेजा भी था कि आज वह 2 केला खाएगी। उसने कभी भी मुझसे अनुचित याचना नहीं की। आजकल माँ भी बहुत बीमार रहती है, इसलिए बीमार माँ के लिए दवा भी लेना ही है। साथ में एक पाव रोटी भी लेनी होगी। वो खाली पेट दवा कैसे ले सकती है। खैर, ईश्वर की कृपा ही सहारा है। बस वही पार लगाएगा। यदि उसकी कृपा होगी तो इससे अधिक भी आमदनी हो सकती है। इन्हीं विचारों से खोए पपुना का नज़र अचानक उसी कक्ष में चल रहे टेलीविज़न पर जा पड़ी। छी, यह मैं क्या देख रहा हूँ। पूरी तरह से नग्न एक पुरुष एवं एक महिला संभोग क्रिया में लिप्त हैं। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, पता नहीं कैसे ये लोग ऐसी बेशर्मी से ऐसे गंदे और अश्लील चित्रों को एक साथ बैठकर देख सकते हैं। 13 वर्षीय किशोर पपुना का सर शर्म से झुक गया। न चाहते हुए भी इस तरह के दृश्य को देखने से पपुना अपने को रोक नहीं पाया। रह रहकर उस पर उसकी निगाह चली ही जाती थी। 13 वर्ष की किशोर जो ठहरा, अतएव थोड़ी थोड़ी देर पर वह कनखियों से उस दृश्य को भी देख लिया करता था। अपने शरीर में उसे अभूतपूर्व सिहरन का अनुभव हो रहा था। ऐसी उत्तेजना इससे पहले उसे कभी नहीं हुई थी। मन के ऐसी ही फितरों में खोए हुए उसका काम कब खत्म हो गया उसे पता ही नहीं चल पाया। उसका मन तो वहाँ पर कुछ और देर तक रुककर उन दृश्यों को देखने के लिए भीतर ही भीतर मचल रहा था, पर कर्तव्य बोध के आगे उसकी एक न चली और वहाँ से अत्यंत अन्यत्र कमाई करने हेतु जाने की इच्छा से उसने अपनी मजदूरी के लिए अनुरोध किया। इसके अनुरोध को सुनते ही वे सभी हंसते हुए एक स्वर में बोल पड़े। क्यों, कितने रुपये चाहिए? 40 रुपये। पपुना ने सहजता से उत्तर दिया। 40 रुपये? तुमने यहाँ जो ब्लू फिल्में देख रहे हैं उनके पैसा कौन देगा?
जानते हो इन चित्रों को देखने में कितना व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार उससे बात करते हुए वे सब जैसे उसकी अकिंचनता की खिल्ली उड़ा रहे थे, मानो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। नहीं साहब नहीं, मैंने इन फिल्मों को देखा ही नहीं। मजदूरी न मिलने का भय जो मन में समाया था, अतः पपुना का झूठ का सहारा लेना स्वाभाविक ही था। ठीक ही कहा जाता है, आपातकाल का कोई धर्म या नियम नहीं है। फिर उसके पास चारा ही क्या था। यदि वह सच बोलता तो शायद मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ता। अच्छा नहीं देखा, हम सब अंधे हैं क्या। इस प्रकार के सभी उसी पर हंसते रहे तथा अपनी बातों को मनवाने के उद्देश्य से दृढ़तापूर्वक बोलते रहे। नहीं साहब नहीं, मुझ गरीब पर थोड़ी दया करें, कल से ही कुछ खाया नहीं। अनुनय विनय भरे शब्दों में पपुना ने निवेदन किया। नहीं पिया, अच्छा तब तो लो, एक पैक तुम भी चढ़ा लो जितना चाहे पियो। उनमें से एक ने अपने मदिरा पात्र को उसकी ओर बढ़ा दिया। नहीं साहब नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मुझ गरीब की हंसी मत उड़ाइए, मैं तो भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। डरा सहमा पपुना विनयपूर्वक अत्यंत दीन स्वर से बोला। अच्छा खाने को चाहिए तो फिर लो खाओ। उनमें से एक ने उस पर झापड़ और मुक्का का भरपूर प्रहार जड़ दिया तो किसी और ने उसके मुंह में मदिरा उड़ेल दिया। पपुना शराब पीने का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए पहले तो उसे कुछ चक्कर सा आया और बाद में उसने उल्टी भी कर दिया। बस इतने से काम चलेगा या फिर कुछ अधिक खाना पीना है। उनमें से किसी एक ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पूछा। नहीं साहब नहीं, मैंने तो भरपेट खा पी लिया, अब और इससे अधिक खाने पीने की न मुझ में इच्छा है न हिम्मत। आप सबने मेरा बहुत ही उपकार किया, आपकी सज्जनता महान है, ईश्वर आप सबका भला करे। पपुना रोते हुए बोला। वहाँ से निकलते समय वह मन में सोचता जा रहा था, इन 5 रुपये से मुन्नी के लिए 2 केले तो खरीद ही लूँगा। मैं कुछ खाऊं या न खाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु माँ की दवाओं के लिए क्या करें। बस ऐसी चिंता से पपुना का सर चकराने लगा और बड़ी ही कठिनाई से जैसे तैसे वो अपने को जमीन पर गिरने से बचा लिया। धन्यवाद। अब मैं सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री विजयानंद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आए अपनी कहानी पढ़ें और आशीर्वचन दें। Good evening. This evening is also story evening. My co-panelists and ladies and gentlemen, already you have listened 3 very powerful stories. What do you mean by stories? In my opinion, story really is the voice of life, is the mirror of society. It is privilege to speak on a theme and that touches every human heart regardless of culture, geography or time. This is the power of society. Stories have always been more than entertainment. They are lifeblood of human imagination, the mirror of society, and the bridge between individual hearts. Thanks a lot, sir. It was such a nice session. We listened to 4 very good stories. And now I'll just request you to just stand up at your place for a group photograph. And after that, one by one, individually at the podium for the records. So please.